प्यारे विद्यार्थियों, @UniPlus 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की एक साइंस की मैराथन क्लास लेने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी जो हमारा 3 सेक्शन है उसमें पेपर कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो एज इट इज जैसे आज मैं क्लास करवाने जा रहा हूँ ऐसे ही आपको आपकी बोर्ड परीक्षा जो 2026 में होने वाली है पेपर मिलेगी। और इसका हमारा टारगेट क्या होगा कि हमें 70 में 70 लेकर के आना। 70 नंबर का पेपर होगा, 70 में हमको 70 ही लेकर के आना है, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। तो देखना भाई, अच्छे ढंग से बिल्कुल तन मन को समर्पित करते हुए इस क्लास को हमें देखना है। और याद रखना, जब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसको हमने नहीं पढ़ा है और एकाएक मेरे सामने आ जाता है तो उसका आंसर करने से पहले एक बात मेरी याद रखना, क्या कि मुश्किलें मन के इरादे आजमाती हैं। मुश्किलें मन के इरादे आजमाती हैं, सपन के पर्दे निगाहों से उठाती हैं। हौसला मत हार, गिर कर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जब हमें नया क्वेश्चन मिलेगा, नई जानकारी मिलेगी तो नई ऊर्जा के साथ हम लोग उसका आंसर करेंगे और सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अब भैया जब शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में पेपर हमको ऐसे मिलेगा, प्री बोर्ड वाला पेपर है, वही आज हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, विज्ञान लिखा रहेगा, ये आपका जो है पेपर कोड है, और ये जो 931 है ये आपका सब्जेक्ट कोड होगा। यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक फिल करना होगा, नाम फिल करना होगा। पृष्ठों की संख्या 12 है, बट 6 पृष्ठ जो है इसके हिंदी में होंगे और 6 क्या होंगे, इंग्लिश में होंगे। तो मान के चलिए कि 12 तो है, बट हमें 6 ही देखना है। भाई अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो वो अंग्रेजी ही देखेगा, हिंदी वाला होगा हिंदी देखेगा, कोई बात नहीं। ऐसे निर्देश लिखा रहेगा कि प्रारंभ का 15 मिनट से पढ़ने के लिए पेपर में 2 खंड है, आ व बा। आ में जो है एमसीक्यू टाइप के होंगे, बा वाले में क्या होंगे भैया, बा वाले में 3 खंड हैं, उपखंड 2, उपखंड 3, उपखंड 1, उपखंड 2, उपखंड 3। ठीक है, इसी तरीके से सब खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, सबके अंक निर्धारित हैं, वगैरह वगैरह सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये सब लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे ढंग से। 15 मिनट पढ़ने के लिए उसी में पढ़ डालिएगा। अब पढ़ने के बाद फिर हम लोग एमसीक्यू पर चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भैया हमने OMR लिया नहीं है। OMR हम लोग टिक कर देंगे, बाद में आप लोग आंसर कर देना। किसी दिन आप लोगों को OMR कैसे फिलअप करना है वो भी सिखवा ही देंगे। चलो भाई शुरुआत करते हैं। उपखंड, खंड आ। अब प्रत्येक खंड में 3 उपखंड हैं। कौन कौन से, 1, 2, 3। तो उपभाग 1 पर हम लोग आ गए। और उपभाग 1 पर आए तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के बने त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरती है और विक्षेपित हो जाती है, सबसे कम विक्षेपण किस रंग का होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कोई ऐसे प्रिज्म होगा, अब ऐसे प्रिज्म पर व्हाइट कलर वाली प्रकाश की किरण आ रही है, ऐसे अपवर्तन होगा। अब अपवर्तन के बाद आप लोग जानते हैं भाई क्या, 7 किरणें निकलती हैं, तो 7 कलर नहीं लेंगे, ऐसे ऐसे ले लेंगे। इनका क्रम क्या होता है, क्रम आप लोग याद रखेंगे, क्या विबग्योर होता है। अगर ये वाली आपको विजिबल नहीं हो रही है तो फिर से लिख दे रहे हैं, क्या होता है, विबग्योर होता है। क्या होता है भाई, विबग्योर होता है। चलो थोड़ा सा मार्कर को इंक्रीज कर लेते हैं, ये इनका क्रम होता है। तो जब विबग्योर क्रम हो गया तो सबसे ऊपर है वायलेट, इसका सबसे ज्यादा होगा, और सबसे नीचे है रेड, तो इसका सबसे कम होगा। हमें सबसे कम पूछ रहा था तो सबसे कम में हमारा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। सबसे कम में हमारा क्या हो जाएगा, रेड हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सिर के ठीक ऊपर स्वच्छ आसमान दिखता है। अब देखो, अगर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय पूछता कि उस दिशा में हमारा आसमान कैसा दिखता है, तब तो हम रक्ताभ लाल लगाते हैं। लेकिन सिर के ठीक ऊपर, कहाँ पूछ रहा है, सिर के ठीक ऊपर, इसके ऊपर। तो जब हम इसके ऊपर देखेंगे तो हमें अपना आकाश जो है वो नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, नीलाभ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, जब गर्मी होती है तो गर्मी में एक प्रश्न आ जाता है कि दोपहर में सूर्य कैसा दिखेगा। तो गर्मियों में दोपहर के समय जो हमारा सूर्य दिखता है वो रक्ताभ दिखता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, इसके समय अगर बात की जाए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य हमारा कैसा दिखता है, तो इन कंडीशनों में हमें रक्ताभ दिखता है। कृष्णाभ तो कभी दिखता ही नहीं है, इसको तो देखना। तो देखो भाई, क्वेश्चन एक ही है, आपका 3 आंसर हो गया। क्या कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सर के ठीक ऊपर नीला आसमान दिखाई देगा,
लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब हम सन को ही देखेंगे तो वो रक्तताप दिखाई देगा। दोपहर में जब हम सन को देखेंगे तो हमें श्वेताभ दिखाई देगा। यहाँ सबसे कम पूछ रहा था तो सबसे कम लाल रंग का होगा, सबसे ज्यादा पूछा जाए तो बैंगनी होगा। मध्यवर्ती रंगों की बात करी जाए तो मध्यवर्ती में जो है हमारे ये ग्रीन आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन हमें जितने भी पढ़ रहे हैं सबका अच्छे ढंग से आंसर करना है। अब लिखा हुआ किसी वस्तु का सीधा आभासी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करेंगे? दर्पण निकालना है। क्या निकालना है? दर्पण निकालना है। देखो अब हम अगर दर्पण की बात करें, किसकी बात करें? दर्पण की बात करें तो आप कहोगे कि दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है, एक होता है उत्तल दर्पण और तीसरा क्या होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण, ये तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। इनसे जो इमेज बनता है, थोड़ी सी जानकारी क्या लेंगे, इससे छोटा बड़ा सब प्रकार का बनता है। कैसा बनता है? छोटा बड़ा सब प्रकार का बनता है। इससे केवल छोटा इमेज बनता है। अब इससे क्या होगा? समान आकार का प्राप्त होता है। किस आकार का? इस वाले से भैया समान आकार का ही प्राप्त होता है। हमसे क्या पूछ रहा है? बड़ा। तो कहीं ना कहीं दर्पण में हमें अवतल ही दिखेगा कि बड़ा मिलेगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये कौन सी कंडीशन है, तो जब आप लोगों ने क्लास करी होगी ऑप्शन नंबर बी तो इसका सही हो जाएगा। जब हमारी वस्तु एफ व पी के बीच होती है, एफ व पी के बीच होती है, तब प्रतिबिंब क्या दर्पण के पीछे बनता है, आभासी भी होता है, वस्तु से बड़ा भी होता है। अगला लिखा हुआ है देव उत्तल उत्तरोत्तल लेंस के किस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की कोई भी किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, सीधे निकल जाती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि क्या, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। लेकिन जो हमारा लेंस होता है, जो हमारा लेंस होता है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, ये हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 3 कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरने वाली किरणों के मार्ग में कोई अपवर्तन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेंस के प्रकाश, देखो भैया एक चीज ये जानो, आपको पता है जब भी पढ़ना शुरुआत करो, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे फिर अब तो बहरहाल साइंस पढ़ा रहे हैं, अब आज मैं आपको बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जी आपने अभी तक तो बायोलॉजी नहीं पढ़ाया है, कैसे पढ़ाएंगे? तो देखो भैया, एक सोच आपके अंदर विकसित हो जाए तो आप हर कोई कार्य कर सकते हो। क्या? वी विल डू इट, वी विल डू इट, हम इसको कर सकते हैं और हम ही कर सकते हैं। यह सोच आपके अंदर विकसित हो जाए, पेपर ऊपर क्या चीज है, 2 दिन में सब कुछ आप लोग इधर का उधर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोधक के 2 सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक, किसका मात्रक पूछना है? पूछ रहा है विभवांतर का पूछ रहा है। तो सुनो भाई, विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब यहाँ एम्पियर, ओम और वाट भी लिखा हुआ है, तो हम लोग देख लेंगे ये किसका होता है। देखो विभवांतर का तो वोल्ट हो गया, क्या लिखा हुआ है? एम्पियर लिखा हुआ है, फिर ओम लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? वाट लिखा हुआ है। अगर इन तीनों के मात्रक, ये किसके मात्रक होते हैं हमको बताना है, तो जो एम्पियर है वो विद्युत धारा का है। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का है। ओम किसका है? तो ओम है प्रतिरोध का, ओम प्रतिरोध की यूनिट है। और वाट किसका है? तो यह है विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो वाट होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आ जाता है कि KWH किसका मात्रक है? KWH, तो जो KWH होता है ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। और एक KWH बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल की। तो ये इतना हम लोग याद रखेंगे। ओके, क्वेश्चन 1 पढ़ो, लेकिन उसके सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए चलो, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हमको मिले तो उससे हमको सारे क्वेश्चनों को हम आसानी से कर ले जाएं। सिंपल बात, सिंपल एक ही लाइन हमको कहना था। नेक्स्ट हम लोग देखें भैया, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है समान मान वाले 3 प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में जोड़ा गया है, इसके संयोजन से उसका परिणामी प्रतिरोध निकालिए। तो आंसर तो इसका हम बता देंगे, बट इसको पहले देख लें। इसमें हमसे कह रहा है कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, R1 है,
R2 है और R3 है। अब इन सब का मान समान है, इन सब का मान क्या है, समान है। तो इन सब का मान अगर समान है तो हम मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, R के बराबर है। अब कह रहा है इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो जो तुल्य प्रतिरोध, अच्छा R मानोगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, इनके इक्वल नहीं आएगा, इसको R डैश मान लेते हैं। तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1। समांतर क्रम में यही फार्मूला ही होता है, 1/R2 प्लस में 1/R3। तो ये क्या हो जाएगा, 1/R डैश प्लस 1/R डैश और प्लस में 1/R डैश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3/R डैश, ये हो गया 1/R। तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R डैश अपान में 3। R इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R डैश अपान में 3। अभी R डैश अपान में 3, चूंकि हमने सारे प्रतिरोधों का मान R डैश रखा था, तो इसका मतलब हमको क्या निकल करके आया कि अब जो परिणामी प्रतिरोध आएगा वो पहले वाले प्रतिरोध का 1/3 होगा। क्या होगा, 1/3 होगा। ठीक है, जब 1/3 होगा तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 1/3, यानी क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली है और उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ध्यान दें, जो वृत्ताकार धारावाही कुंडली होगी वो ऐसे ही होगी कुछ, और इसमें ऐसे 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 वायर भी हो सकता है कि लपेटा गया हो। ठीक, अब इस कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, तो वो वृत्ताकार ही होगा। वो कैसा होगा, वृत्ताकार ही होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग पहुंचे, अब उपभाग फिजिक्स वाला जो एमसीक्यू था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके, उपभाग 2 पर आ गए। किस पर आ गए, उपभाग 2। अब जो हमको एमसीक्यू मिलेगा वो केमिस्ट्री वाला मिलेगा। कौन सा मिलेगा, केमिस्ट्री वाला मिलेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करें। पहला लिखा हुआ है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, तो देखो भाई, धावन सोडा जो होता है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू में 10H2O। ये होता है धावन सोडा का सूत्र। अब हम अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए पर, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर यही हमसे बेकिंग सोडा पूछ रहा होता तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3। यही अगर हमसे बेकिंग सोडा पूछ रहा होता तो इसका होता है NaHCO3। अगर हमसे क्या विरंजक चूर्ण पूछ रहा होता तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2। अगर यही हमसे पोटासियम या फैक्ट्री पूछ रहा होता तो इसका फार्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 अब इंटू 24H2O। यही हमसे प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछ रहा होता तो इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 12H2O। यही हमसे जिप्सम पूछ रहा होता तो इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू H2O। ठीक है, ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समजातीय युग्म। समजातीय युग्म का मतलब कि जिसमें दोनों युग्म समान हो। तो देखो, एक लिखा है CH4, एक लिखा है C2H4। एक एल्केन है, एक एल्कीन, ये नहीं होगा। इसमें एक OH है, एक CHO है, ये भी नहीं होगा। OH है और बीच में ईथर वाला ग्रुप लगा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो, CHO यहाँ पर भी है, CHO यहाँ पर भी है, तो यही क्या हो जाएगा, समजातीय ग्रुप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 में हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु से, निम्नलिखित में से कौन सी धातु से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या, लाइक बसर का नाम अगल मा जान कर फेंको, निशाने पर बाटे हाइड्रोजन, क्यू आई मरकरी पिटायो बरकलियो। कहने का मतलब, जो भी मेटल हाइड्रोजन से नीचे होगी विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वही क्या होगी, कम सक्रिय हो जाएगी। और जब कम सक्रिय होगी तो वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। तो इसमें जो हाइड्रोजन के नीचे आता है क्यू आई मरकरी, यानी कि Cu आता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 11 नंबर पूछ रहा है कि एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। इसको तो अगर कोई कुछ भी नहीं जानता होगा तब भी कर ले जाएगा। पूछोगे क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए को छोड़ करके बी, सी और डी में 7, 8, 9 दिया हुआ है। 7 न्यूट्रल होता है, कोई मतलब ही नहीं है। 8, 9 क्या हो गया, सेम टाइप के
हो गए तो डिफरेंट क्या बचा, ए ही सही हो जाएगा। कहने का मतलब नीले लिटमस को जो लाल करते हैं वो एसिड होते हैं, और एसिडों का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। अगर पीएच के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो पीएच जो होता है ये 1 से 14 तक होता है, बीच में क्या होता है 7। अब देखो यहाँ से इधर की जो एरिया होती है वो अम्ल की होती है, और यहाँ से जो इधर की एरिया होती है वो क्षार की होती है। ये वाला होता है उदासीन, ये वाला क्या होता है उदासीन, और 7 किसका होता है, पानी का होता है। 7 किसका होता है, पानी का होता है। ठीक है, इधर जितने बढ़ोगे वो अम्ल, तो जो नीला होता है वो क्या, नीला लिटमस अम्ल के द्वारा किस में बदल जाता है, लाल में। और जो ध्यान दीजिएगा इसमें जो लाल लिटमस होता है वो क्षार के द्वारा किस में बदल जाता है, नीला में बदल जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल है भैया, पीतल मिश्र धातु है। अब इसको बताना पड़े डिटेल में, पीतल क्या है, मिश्र धातु है। अगला लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है। इसको जरा देख लेंगे। देखो भाई तीन समूह है जिनमें थोड़ी सी समानता होती है। कौन कौन से, एक ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H लग जाए, एक ऐसे है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऐसे OH लग जाए, एक ऐसे है C डबल बॉन्ड O और इसको कहते हैं एल्डिहाइड, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको कहते हैं कीटोन। अब जब ऐसे होगा तो इधर जो खाली जगह होती है इधर एल्किल ग्रुप लगा करते हैं। क्या लगा करते हैं, एल्किल ग्रुप, यानी कि दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफर भी हो सकते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। R इक्वल टू R डैश हो सकता है और R नॉट इक्वल टू R डैश। अब अगर किसी के मन में आ रहा है कि ये R क्या होगा, तो ये होता है CnH2n प्लस में 1। हमसे पूछ रहा है कीटोन, ये क्या होगा, ये होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होगा। ये क्या होगा, ये होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। और ये क्या होगा, ये होगा कीटोन, ये क्या होगा, कीटोन। हमसे कीटोन ही पूछ रहा था, तो देखो अगर हम देखेंगे तो इसी में हमको ऐसा मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। अब कुछ लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड वो, यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड वो, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन भैया C डबल बॉन्ड वो के दोनों अगल बगल में क्या होना चाहिए, एल्किल ग्रुप होना चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH, तो ये क्या हो जाएगा, यही वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पहुंचेंगे किस पे, उपभाग 3 पे। उपभाग 3 पे पूछ रहा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो छोटी आंत होती है। नाम केवल छोटी है, सबसे लंबी होती है, 10 से 12 मीटर की होती है। और छोटी आंत को ही कहा जाता है क्षुद्रांत, छोटी आंत को ही क्या कहा जाता है, क्षुद्रांत कहा जाता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पौधे में फ्लोएम का कार्य, अब देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है जाइलम, एक क्या होता है, जाइलम होता है, और एक होता है फ्लोएम। याद रखिएगा, फ्लोएम या जाइलम में से कोई ना कोई एक आपके पेपर में आएगा ही आएगा। जाइलम का शब्द जा से है, जा को आप लोग जड़ से जोड़िए। तो जड़ वाला क्या करेगा भाई, जड़ वाला करेगा खनिज व जल की आपूर्ति, खनिज व जल की आपूर्ति। फ्लो, फ्लो का मतलब होता है ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट क्या करता है भाई, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो खाद्य पदार्थों का, किसका, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। हमसे पूछा क्या, अगर जाइलम पूछा होता तो हम लोग खनिज व जल पदार्थों का परिवहन लगाते, लेकिन पूछा है फ्लोएम तो हम लोग क्या लगाएंगे, फ्लोएम के लिए हम लोग लगाएंगे खाद्य पदार्थों का वहन या स्थानांतरण, खाद्य पदार्थों का वहन या स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग है। अब पूछ रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग इसमें से कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा उसका भाग होगा शुक्राशय, यहीं से स्पर्म बनते हैं जिनको शुक्राणु कहा जाता है। बाकी के जो तीनों दिए हुए हैं, बाकी के जो तीनों, ये अंडवाहिका, अंडाशय और गर्भाशय, ये सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। तो इनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट पूछा जाएगा तो इनमें से कोई भी हो सकता है। अगला पूछ रहा है मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी थी। तो जो भाई मेंडल थे वो एक क्रिश्चियन थे, और क्रिश्चियन का जो क्या कहते हैं वर्शिप पैलेस होता है वो गिरजाघर होता है।
तो मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर से प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? गिरजाघर से प्राप्त की थी। ठीक है, यही मेंडल जो है यही क्या है? आनुवांशिकी के जनक भी हैं। आनुवांशिकी के जनक भी हैं। आनुवांशिकी के जनक भी हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने ही मटर पर प्रयोग किया था और मेंडल के नियम 3 नियमों का प्रतिपादन किया था बायोलॉजी में। ठीक है, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभ्युहन का नियम, ऐसे करके इनके 3 नियम थे। तो 18 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं हम लोग। अब पहुंचेंगे 19 पर। मानव बच्चों में लिंग का निर्धारण निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मानव होते हैं इनमें जो मेल होता है, मेल का गुणसूत्र लिंग निर्धारण वाला XY होता है, जबकि फीमेल का XX होता है। ठीक है, तो XY जब होगा तो बॉय होगा, XX होगा तो क्या होगा? गर्ल होगा। अब अगर इनमें जाइगोट फॉर्मेशन देखा जाए तो ये XY और ये X, ये X। अब ये जो है भैया ये फादर है, ये क्या है? फादर है। अब ये क्या है? मदर। अब इन दोनों के इनके शुक्राणु जब यहाँ आकर के मैच करेंगे, यानी कि तो होगा क्या भैया? X मिलेगा, X से X मिलेगा, लड़की ही होगी। फिर X से X मिलेगा, क्या होगा? लड़की ही होगी। लेकिन जब Y मिलेगा, क्या मिलेगा? Y मिलेगा तो लड़का बन जाएगा। Y मिलेगा तो क्या बन जाएगा? लड़का बन जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे? यहाँ पे जो चाइल्ड होगा वो बॉय होगा, यहाँ पे जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा? गर्ल होगा। हमसे पूछ रहा है कि किस पर निर्भर करते हैं, तो वो मम्मी पर नहीं निर्भर करते हैं, केवल पापा से प्राप्त होने वाले गुणसूत्र पर या पिता से प्राप्त होने वाले लिंग गुणसूत्र पर मिलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। तो परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह भैया एक ही दिशा में होगा। एक ही दिशा मतलब ऐसे उत्पादक से फिर किस में आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे, और प्राथमिक से फिर किस में आएंगे? द्वितीयक में आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में, और फिर किस में आएंगे? तृतीयक उपभोक्ता में आएंगे। तो ये क्या हो गया? परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। पहले प्रोडक्टिव जो आएंगे, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर में आएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने खंड आ को पूरी तरीके से संपन्न कर लिया, जिसमें शुरुआत के 20 क्वेश्चन MCQ के रूप में आते हैं और इनको हमने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। अब ये हमारा बेस बना देंगे। अगर MCQ में 20 में 20 हम लोग सही कर ले गए तो एक आत्मबल मिल जाएगा, और आत्मबल जब मिल जाएगा यानी कि हम लोग सेल्फ से क्या हो जाएंगे? सेल्फ से अपने आप को जो है मोटिवेट कर ले जाएंगे, और मोटिवेशन के बाद में अब वर्णनात्मक में तो भैया लिख ही ले जाएंगे। अब तो लिखने की शुरुआत हो गई है। तो चलते हैं अब हम लोग वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर। ठीक है, एनर्जी बिल्कुल मेंटेन रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वही हमको क्वेश्चन सॉल्व करवाने में हमारी हेल्प करेगी, और हम लोग अच्छे ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, बाकी वी विल डू इट, ये हमेशा याद रखना है। वी विल डू इट, हम ऐसा कर सकते हैं। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर लाइफ को कंपेयर किया जाए तो लाइफ एक रेस है। ठीक है, और इस रेस में हर कोई क्या करना चाहता है? जीतना चाहता है। लाइफ इज ए रेस इन व्हिच वी वांट टू विन। जीवन एक दौड़ है जिसमें हर कोई जीतना चाहता है। अब जो अपनी स्पीड स्लो कर देगा वो रुका रह जाएगा, और जो अपनी स्पीड में चलता रह जाएगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, वो जीत हो जाएगा। तो जीतने के लिए जरूरी है कि हम प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए आइए शुरुआत करते हैं। खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न। खंडवा का उपभाग 1 और वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या है 21। पहला प्रश्न है, तारों की तरह ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखते, समझाइए। 2 लाइन का आपको आंसर लिखना है। अब यहाँ शुरुआत क्या करना है, आप अपनी कॉपी में जब लिखना शुरू करेंगे तो ऐसे क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 21। प्रश्नोत्तर संख्या 21 का पहला हम लोग लिख रहे हैं। बढ़िया से स्केल से लाइन खींचेंगे, और लाइन खींचने के बाद में लिखा हुआ तारों की तरह ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते। तो इनका रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन क्या है कि जो तारे होते हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, और जो ग्रह है वो पृथ्वी के समीप होते हैं। ठीक है, तो ग्रहों से आने वाले प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं हो पाता। ग्रहों से अगर थोड़ा मोड़ा प्रकाश भी आएगा तो वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं हो पाता। जबकि तारे बहुत दूर होते हैं, और इनसे ये लाट ऑफ अमाउंट, ये क्या होते हैं भाई? गैसों के अंबार होते हैं, गोले होते हैं, इनसे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश आता है, तो इनका प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमको टिपटिपाता हुआ दिखाई देता है। तो हम लिखेंगे क्या? तारों, एक सेकेंड, कलर भाई चेंज कर लें क्योंकि हम लोग पेपर में लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? तारों की तरह
ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखते, क्योंकि के बाद में डैश कर देंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, क्योंकि ग्रह पृथ्वी के समीप होते हैं, जिससे वायुमंडलीय अपवर्तन नगण्य होता है, तो इसलिए नहीं टिमटिमाएंगे। दूसरा, ग्रह के पास तारों की तरह पर्याप्त प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, यही 2 पॉइंट हमको लिखना था, 2 पॉइंट हम लिख देंगे। इस क्वेश्चन का हमें नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर लिखना चाहें तो यह भी लिख सकते हैं कि जो ग्रह होते हैं ये इनसे तारों से मिलने वाले प्रकाश को पूर्णतया क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं, तो इससे जो है हमें नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विलंबित सूर्यास्त क्या होता है, उपयुक्त चित्र की सहायता से समझाइए। तो 21 का 2 नंबर है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। पहले क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 21, अब इसका 2। इसमें हमको लिखना क्या है, विलंबित सूर्यास्त। एक्चुअली होता क्या है कि सूर्यास्त हो जाता है फिर भी हमको दिखता रहता है सन, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। लिखो, इसमें क्या लिखेंगे, वह घटना जिसमें वास्तविक सूर्यास्त के बाद भी सूर्य क्षितिज से दिखाई पड़ता है, विलंबित सूर्यास्त कहलाता है, विलंबित सूर्यास्त कहलाती है। ये हो गई भैया डेफिनेशन, सूर्यास्त कहलाती है। अब हमसे कह रहा था कि इसका फिगर भी बनाना है, इसका क्या बनाना है, फिगर बनाना है। फिगर के लिए हम लोग सबसे पहले बना लेंगे अर्थ। तो ये मान लीजिए हमारी क्या हो गई, अर्थ हो गई। अब देखो, अब हम बनाएंगे सन। अब अगर कोई यहाँ से देखो, चलो सन आ गया यहाँ पे, तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो हमें, अगर कोई भी यहाँ से देख रहा है तो उसको सूर्यास्त महसूस होगा। ये क्या होगा, सन। ये हो जाएगी वास्तविक स्थिति। ये क्या होगी, वास्तविक स्थिति हो जाएगी। लेकिन होगा क्या कि अगर कोई यहाँ से देखेगा तब तो सूर्यास्त हो चुका है, यहाँ पर कोई होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई यहाँ से है तो यहाँ पर होगा, तब जब ऐसे देखेगा सन हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं आभासी स्थिति, और इसी स्थिति के कारण हमें जो है विलंबित सूर्यास्त दिखाई देता है।
यही आपको फोटो बना देना है। सर्किल थोड़ा सा गोल रखिएगा ताकि आपके समझ में आ जाए। सर्किल थोड़ा सा क्या रखेंगे हम लोग, फुली राउंडेड रखेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है। इसके लिए थोड़ा सा राउंडेड ही रखेंगे, ठीक है। देख लीजिए एक बार। चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो एक्चुअल सूर्यास्त का समय होगा वो ये होगा। सूर्यास्त हो चुका है फिर भी सूर्य दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विलंबित सूर्यास्त। ये है सूर्यास्त का समय, सूर्यास्त का समय। नेक्स्ट ये क्वेश्चन शायद अब आपका क्लियर हो गया। तो 21 हम लोग क्या कर चुके, कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 22 की ओर, आगे बढ़ेंगे 22 की ओर। 22 में लिखा हुआ निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष का निवारण कैसे किया जाता है। क्या लिखेंगे भैया, प्रश्नोत्तर संख्या 22 का 1। ऐसे सुंदर सुंदर दो लाइन खींचेंगे और यहाँ हेडिंग लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। क्या लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, नेत्र का वह दृष्टि दोष, नेत्र का वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं, देखो निकट दृष्टि दोष जो है इनके नाम में ही परिभाषा। अब आप पूछेंगे कि कैसे, तो कैसे के लिए भाई, निकट दृष्टि दोष में निकट वाला दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। जो दोष है वो वाला दिखाई देगा लेकिन उसके विपरीत वाला नहीं दिखाई देगा। तो दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, दृष्टि दोष कहलाता है। अब हमसे केवल परिभाषा पूछा था तो हम परिभाषा ही लिख देंगे, कारण हमसे नहीं पूछा है, कारण नहीं लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है निवारण, तो यहाँ पे लिखेंगे निकट दृष्टि दोष का निवारण, ऐसे छोटी सी हेडिंग डालेंगे निवारण। और निवारण में क्या लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, लेंस का उपयोग किया जाता है। ये हो गया 21 का वो 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, इसमें फोटो वोटो हमसे पूछा नहीं था तो फोटो वोटो नहीं बनाएंगे, 2 नंबर का ही क्वेश्चन था, दोनों नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा आसानी के साथ। अगला लिखा हुआ 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ध्यान देना कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है भाई, अवतल लेंस है। अवतल लेंस की, अब जैसे कुछ लोग करेंगे क्या, डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन यहाँ में अवतल लेंस देखना जरूरी है। क्यों, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग डालेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 22 का 2, प्रश्नोत्तर संख्या 22 का 2।
प्रश्नोत्तर संख्या 22 का 2। अब 22 के 2 में हमसे क्या कह रहा है, दिया हुआ है f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ लिखेंगे दिया है f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में लिख लेंगे अवतल। तो अवतल का मतलब होगा यहाँ पे माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब हमको p निकालना है। क्या निकालना है, p। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस p बराबर होता है 100/f, कब, जब ये सेंटीमीटर में होता है। तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, रख देंगे मान p इज इक्वल टू, ये हो गया 100 और f का मान है -50, कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2, माइनस ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -2 डायोप्टर। क्या आ जाएगा, -2 डायोप्टर इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड हो गया। 22 के सेकंड में कितना आ जाएगा, -2 डायोप्टर आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए एक बार, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएं तो बल्ले बल्ले, क्या बल्ले बल्ले। अब आ जाएंगे 23 पर। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 23। प्रश्नोत्तर संख्या 23, प्रश्नोत्तर संख्या 23 का 1। क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। हेडिंग लिखेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, निर्भरता। अब इसमें क्या लिखेंगे कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध, किसी विद्युत चालक का, किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है, डैश करेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, यह चालक की लंबाई के, चालक की लंबाई, ब्रैकेट में लिख लेंगे स्मॉल l, के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या लिखेंगे, दो चीजों पर निर्भर करता है। यह चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यहाँ पे हम लोग कैपिटल A मेंशन कर लेंगे। और फिर अगर हम चाहें तो दो लाइन और लिख सकते हैं। क्या, यहाँ हो जाएगा R प्रोपोर्शनल L और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A, इसको मान लेंगे 1, इसको मान लेंगे 2। अब फिर क्या लिख देंगे, इसी में आंसर हम लोग लिख रहे हैं अभी, समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल L अपान ये, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू L। R इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एक नियतांक आएगा रो L अपान ये रियल फार्मूला है प्रतिरोध का। और यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ रो एक नियतांक है, नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, ये हो गया। चालक का क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी में जो है एक क्वेश्चन और इसका लगा हुआ था 23 का सेकंड पार्ट की, प्रतिरोधों का पार्श्व संयोजन क्या होता है, इसको सूत्र सहित समझाइए। पार्श्व संयोजन को हमें कैसे समझाना है, सूत्र सहित समझाना है। तो आइए देख लेते हैं। 23 का ये कौन सा है, सेकंड। लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या
23 का सेकेंड। 20 सेकेंड में क्या पूछ रहा है? पार्श्वक्रम संयोजन। पार्श्वक्रम को ही हम लोग समांतर क्रम भी कहते हैं। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में क्या लिखेंगे कि यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधों का एक सिरा सभी प्रतिरोधों का एक नहीं, पहला लिखेंगे। सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, इसका छोटा सा फिगर बना लेंगे क्योंकि हमको इसका सूत्र भी लिखना है। तो हम यहाँ पे 3 प्रतिरोध ले लेंगे। ये कोई स्रोत ले लेंगे, इसका वोल्टेज भी, इसको हम मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2, इसको मान लेंगे R3। इसमें I1 धारा होगी, इसमें I2 धारा होगी, इसमें क्या धारा होगी? I3 धारा होगी। क्या होगी? I3 बटिए यहाँ पे क्या होगी? I, और यहाँ पे क्या होगी? I आकर के मिलेगी। ये प्लस माइनस छोटा सा निगमन भी इसका कर लेंगे क्योंकि हमें सूत्र सहित समझाना भी है। तो मान लेंगे कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब यहाँ समांतर क्रम की थोड़ी सी विशेषता लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान रहता है। समान रहता है परंतु धारा अलग अलग रहती है। ये समांतर क्रम की विशेषता है। अब सारी धाराओं को हम लोग निकाल लेंगे। तो I1 बराबर क्या होगा? देखो I बराबर होता है B/R, तो B बटे क्या हो जाएगा? R1। I2 बराबर क्या हो जाएगा? B/R2। I3 बराबर क्या हो जाएगा? B/R3 हो जाएगा। ठीक, इतना तो हम लोग आसानी से कर ही सकते हैं। जब इतना कर ले गए तो ध्यान दीजिएगा कि I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस में I3, सबका मान रख दीजिए। ये हो गया B/R1 प्लस B/R2 प्लस B/R3। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B कॉमन कर लेंगे, 1/R1 प्लस R2 और प्लस में R3 हो जाएगा। इसको मान लेंगे 1 और फिर लिखेंगे क्या कि यदि R1 R2, फिर कामा अब नहीं लगाएंगे भाई,
व R3 का तुल्य प्रतिरोध R हो तो तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा VR, इसको मान लेंगे 2 नंबर मानेंगे। फिर क्या लिखेंगे 1 व 2 से। अब ऐसे नहीं भाई, इनको लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा B/R, इसको मानेंगे तो फिर यहाँ भी हो जाएगा क्या, B/R इज इक्वल टू B1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। B से B कैंसिल हो जाएगा, 1/R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 1/R2 और प्लस में 1/R3। यही हमारा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला हो जाएगा। सूत्र सही समझाना था, पूरा डिटेल में हम लोगों ने समझा दिया। अब यदि इतना हम लोग कर देते हैं तो हमारा जो एग्जामिनर होगा वो हमें पूरा का पूरा नंबर देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अब वो किसी भी कीमत पर हमारा नंबर कम नहीं कर सकता है, किसी भी कीमत पर हमारा नंबर कम नहीं कर सकता है। तो 23 हम लोगों का हो गया। अब हम लोग पहुंचेंगे 24 पे। 24 में अथवा भी लगा हुआ है। मन करे ये दोनों क्वेश्चन ऊपर वाला करो, मन करे ये दोनों क्वेश्चन नीचे वाला करो। ऊपर वाले में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है। दाएं हाथ का नियम था कि यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की ओर हो, अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर हो, तो हथेली के लंबवत हथेली को धक्का देने की दिशा क्या होगी, चालक पर लगने वाले बल की दिशा होगी। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उष्मा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। और H बराबर होता है BQ। फिर वहां से हम क्या करते हैं, इसी तरीके से फार्मूला निकालते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या भाई, BIT ऐसे ऐसे बहुत सारा। यहाँ पे जो हमको फार्मूला मिलता है, देखो H बराबर मिलता है BQ, Q बराबर IT होता है, तो एक फार्मूला हो जाता है BIT, और I बराबर B/R होता है, B बराबर IR होता है, तो ये हो जाएगा I²RT, और ये हो जाएगा B²T/R। इतना फार्मूला इसका होता है, सूत्र से समझाना हो। बट हम लोग इसका अथवा वाला करेंगे, क्यों, क्योंकि भैया फिजिक्स में हमको न्यूमेरिकल अच्छा लगता है। न्यूमेरिकल हमको मिल गया, अभी तक मिला नहीं है, तो हम यही करेंगे। हेडिंग डालेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 24 अथवा का 1। प्रश्नोत्तर संख्या 24, और यहाँ पे लिखेंगे 1, मेंशन कर देंगे कि ये अथवा वाला है। ठीक है, अब इसमें जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखेंगे। दिया है, कह रहा है 6 ओम प्रतिरोधक, यानी कि R बराबर कितना है 6 ओम में 216 जूल 216, H बराबर क्या हो जाएगा 216 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा I तथा सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। B भी निकालना है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ कह रहा है प्रति सेकेंड। क्या कह रहा है, प्रति सेकेंड, तो T बराबर क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। T बराबर क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। आओ सॉल्व कर ले, आओ क्या करें, सॉल्व कर ले। इसी पेज पर सॉल्व हम लोग देखो अभी H का फार्मूला लिखे, वही काम आ जाएगा। I निकालना है, H है, R है, T है, तो यही वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या, H बराबर I²RT, तो यहाँ से I² बराबर क्या हो जाएगा H/RT। चलो रख दो। H का मान कितना है 216, R का मान है 6, T का मान है 1, 6 कम 6 ये हो जाएगा 6 3 18, 3 बचेगा 36। I² बराबर 36 हो जाएगा, तो I बराबर इसका वर्गमूल ले लेंगे, आ जाएगा 6 एम्पियर। कितना आ जाएगा 6 एम्पियर आ जाएगा। फिर इसी में हमको B भी निकालना है। क्या निकालना है, B भी निकालना है। B कैसे निकालेंगे, अब देखो भैया जब B निकालना है तो ओम का नियम निकालो। B इज इक्वल टू IR, ब्रैकेट में लिख लेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो B बराबर I कितना है 6, R कितना है 6, तो B बराबर कितना हो जाएगा 6 36, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। B बराबर कितना हो जाएगा 36 वोल्ट। आसानी से लगा दिए भाई, थ्योरी लिखने की क्या जरूरत है, दाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम, खटाक से कंफर्म। अब ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, न्यूमेरिकल आप लगा दो तो पूरा का पूरा नंबर 1.5 से और मिलेगा। आसान न्यूमेरिकल था, हमने लगा दिया। इसका सेकंड नंबर पूछ रहा है कि घरेलू परिपथ में जीवित तार, भूसंपर्क तार तथा उदासीन तार के आवरण के रंग लिखिए। चलो लिख देते हैं। कौन था क्वेश्चन था भाई, 24 था मे बी, यस।
प्रश्नोत्तर संख्या 24 का सेकंड, प्रश्नोत्तर संख्या 24 सेकंड, और ये भी अथवा वाला ही है। चलो आओ क्या लिखेंगे, घरेलू परिपथ में, घरेलू परिपथ में तारों के आवरण के रंग, आवरण के रंग ठीक है, निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। ओ इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर, क्या करते हैं ये भाई, हम लोग जिस कलर से हेडिंग डाले उसी कलर से लिख लिए, थोड़ा सा चेंज कर दें अगर हो पाए, देख लेते हैं। तो वाइट नहीं आ रहा है, ये दिखेगा नहीं, चलो ये हो सकता है दिख रहा, हाँ दिख रहा। घरेलू परिपथ में तारों के रंग के आवरण क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। अब जो तार दिया हुआ है, एक है जीवित तार, जीवित तार, एक क्या है उदासीन तार, और एक क्या है भूसंपर्क तार, एक क्या है भूसंपर्क तार। ये तीन प्रकार के तार हैं, भूसंपर्क तार। इनका कलर क्या होगा ये हमको लिखना है, ध्यान से देखिएगा, हमें इनका कलर मेंशन करना है। क्या मेंशन करना है, हमें इनका कलर मेंशन करना है। कैसे मेंशन करेंगे आइए देख लेते हैं। जो जीवित तार होगा, ध्यान देखिएगा, जीवित तार का रंग या तो लाल होगा, लाल या भूरा होगा, लाल या क्या होगा भूरा होगा। उदासीन तार का जो रंग होगा, जो यहाँ पे होगा, वो क्या होगा भैया, उदासीन जो होगा ये काला या नीला होगा। क्या होगा, काला या नीला होगा। अब भूसंपर्क तार या तो ये हरा होगा या फिर हरा पीला होगा। कैसा होगा, हरा पीला होगा। तो ये कलर होते हैं, लाल काला हरा मेन है, ये जो तीन कलर हैं ध्यान दीजिएगा, ये मेन है, ये तीन कलर मेन है। लेकिन कभी कभी भूरा नीला या हरा पीला भी आ जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अदरवाइज जो मेन लाइन का तार होगा वो रेड होगा, न्यूट्रल जो होगा वो काला होगा, भूसंपर्क जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा यह भी क्वेश्चन क्या हुआ, फिनिश हुआ। अब हम लोग पहुंचेंगे कहाँ, उपभाग 2 पर। उपभाग 2 पर वर्णनात्मक प्रश्न के खंडवाक्य भाग 2 पर पहुंचे हैं, यानी केमिस्ट्री वाले पोर्शन पर, जिसका क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित क्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 25, प्रश्नोत्तर संख्या 25 का 1। अब 25 के 1 में हमको लिखना है रिएक्शन, लिखा हुआ जिंक कार्बोनेट, तो ये क्या हो जाएगा ZnCO3। फिर इससे बन रहा है जिंक ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अब चेक कर लें कि लिखने के बाद क्या ये संतुलित है। तो देखो Zn एक यहाँ एक यहाँ, कार्बन एक यहाँ एक यहाँ, ऑक्सीजन 3 यहाँ पे है, 2 1 3, तो ये पहले संतुलित है, यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 25 का दूसरा, एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 25 का दूसरा, इसमें क्या लिखना है, सेम एज इट इज रिएक्शन ही लिखना है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन को हम लोग लिखते हैं H2 प्लस Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है HCl, लेकिन यहाँ सब 2 2 हैं, तो यहाँ पर हमको भी क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। मैं इधर ही लिखे दे रहा हूँ इनका भी, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि लाइन खींच करके अपनी कॉपी में लिख लें, नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। मैं क्वेश्चन यहाँ पे विजिबल रहे इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 25 का 3, प्रश्नोत्तर संख्या 25 का 3 वाले पर क्या करेंगे, रिएक्शन लिखा हुआ है मैग्नीशियम, तो ये हो गया Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्या बनेगा MgCl2 और प्लस में हाइड्रोजन तो H2। देखो Mg एक है कम हो गया, यहाँ Cl भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ पे हमको 2 करना होगा। तो जब हम इसको संतुलित करेंगे यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा।
अगला क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 25 का चौथा। प्रश्नोत्तर संख्या 25 का चौथा। 25 के चौथे में है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड यानी KBr प्लस बेरियम आयोडाइड। बेरियम आयोडाइड का मतलब हो जाएगा Ba2 हो जाएगा, Ba2 आयरो। पोटेशियम आयोडाइड ये हो जाएगा Ki और प्लस में बेरियम ब्रोमाइड ये हो जाएगा BaBr2। तो यहाँ पर हमको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, KBr के आगे 2 लगाना होगा, Br2 हो गया। अब यहाँ K2 हो गया तो यहाँ पर 2 लगा दें, बस ये हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इस तरीके से चारों रिएक्शन हम लोग, बहुत इजी था, सिंपल वे में संतुलित कर ले गए, हमको कोई इधर उधर का बुरा भाग भी नहीं करना पड़ा। तो ये हो गया 25। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 25 हो गया। हम लोग केमिस्ट्री पर पहुंच चुके हैं। अब आ गया 26। 26 में क्या कह रहा है कि रासायनिक समीकरण देते हुए कारण सहित समझाइए कि तन H2SO4 में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, सिल्वर डालने पर नहीं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 26। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का पहला रासायनिक समीकरण देंगे क्या, Zn प्लस H2SO4 ये बन जाएगा ZnSO4 और प्लस में H2। दूसरा जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस H2SO4। अब यहाँ पे होगा नो रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन। अब हमें इसका कारण लेना है, तो लिखेंगे क्या, इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि जिंक हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु है, अधिक सक्रिय धातु है, परंतु सिल्वर हाइड्रोजन से कम सक्रिय, सिल्वर हाइड्रोजन से कम सक्रिय है, अतः जिंक H2SO4 से क्रिया करके H2 गैस देता है, सिल्वर नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 26 के 2 में लिखा हुआ है कार्बन के सहसंयोजी आबंधन को समझाइए। तो हम लोग सबसे पहले अपना हेडिंग डालेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का 2। ठीक है, और इसमें लिखा हेडिंग क्या लिखेंगे, कार्बन में आबंधन, कार्बन में आबंधन। कार्बन में आबंधन डालेंगे। इसमें एक्चुअल में होता है क्या, कार्बन में सहसंयोजी आबंध बनता है। कैसा आबंध बनता है, सहसंयोजी। कैसे लिखेंगे क्या, कि कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः यह ना तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना सकता है, और ना ही
4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना सकता है। ऐसा होने पर कार्बन के नाभिक का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा खतरे में आ जाएगा। अतः कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए अन्य तत्वों से सहसंयोजी आबंध बनाता है। सहसंयोजी आबंध बनाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। बस इतना लिख दीजिए, दैट सफिशिएंट है। अब इसी के साथ में यहाँ पे लिखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4 और फिर हम लोग इसकी लुईस संरचना बना देंगे। तो ये हो गया कार्बन। वाई कोष में का इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भाई, चार बना देंगे और इसके नीचे लिख देंगे कार्बन की लुईस संरचना। अब ये होगा क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से, ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से, ये किसी दूसरे तत्व से, ये किसी दूसरे तत्व से जुड़ जाएगा। 4 सहसंयोजी आबंध बन जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, एक ही तत्व से 2-2 इलेक्ट्रॉन, जैसे जब ये ऑक्सीजन से जुड़ता है तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब ये नाइट्रोजन से जुड़ता है तो एक ही तत्व से 3-3 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं। जब 3-3 जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। हमको इतना ही लिखना था। जो हमारा आंसर है कि इतना लिखने पर हमें पूरा नंबर मिल जाए तो वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग अपनी हेडिंग डालेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 27 का 1। इसमें 3 क्वेश्चन होंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 27 का 1। अब इसमें पहला क्या लिखा हुआ है, 1 का पर क्या लिखा हुआ है, चलो हम लोग एक बार इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। CH3 CH3 और OH लिखा हुआ है। हम जब आपको IUPAC नाम बता रहे थे तो हमने कहा था आपको नंबरिंग करना है, और नंबरिंग करना है इस तरीके से कि हमें फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए। तो चाहे इधर से कान पकड़े चाहे इधर से कान पकड़े, बीच में OH लिखा है तो वो 2 नंबर पर ही मिलेगा, 1 2 3। अब इस पैरेंट श्रृंखला का क्या नाम होगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। लेकिन OH लगा है, जब OH होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एन को आल में चेंज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल हो जाएगा। और नाल के नंबर पर लगा है, 2 नंबर पे लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनाल 2। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनाल 2 हो जाएगा। आप आ जाओ 27 के खा पर। तो ऐसे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 27 1 का खा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है CH3 CH2 CH2 Cl। अब देखो यहाँ पे Cl मिल रहा है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 इधर से, क्योंकि ये Cl पहले मिल गया। 3 नंबर पे क्या होगा, तो 3 नंबर पर प्रोपेन होगा। अब प्रोपेन के साथ में क्लोरीन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। क्या हो जाएगा भैया, इसका नाम हो जाएगा, ये हाइलो एल्केन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। अब 1 नंबर पर लगा हुआ है तो 1 हो जाएगा। चाहे आप ऐसे लिखें या बेहतर तो रहेगा कि इसका नाम हम लोग ऐसे लिखें, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन।
ये इसका IPSC नाम हो जाएगा। दोनों भी बहुत आसान थे, आसानी से हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाए 27 नंबर के सेकंड पार्ट पे। इसमें लिखा हुआ है क्या होता है जब। अब क्या होता है जब पहला रिएक्शन है कि एथिल अल्कोहल की क्रिया होती है किसके साथ में, KMnO4 के साथ में। किसके साथ में होता है, KMnO4 के साथ में होता है। ठीक है, अब KMnO4 के साथ में जब क्रिया होगी तो होगा क्या, चूंकि KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या 27 का 2। प्रश्नोत्तर संख्या 27 का 2 और मे बी 2 का ये पहला पार्ट होगा। हाँ, 2 का है, 2 का क्या है, का। हमें रिएक्शन करवाना है एथिल अल्कोहल का। किसका रिएक्शन करवाना है, एथिल अल्कोहल का। तो एथिल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है ये होता है CH3CH2OH। अब किससे करवाना है, KMnO4 से। N लिखे ही नहीं, NO4 से करवाना है। ये अपक्रिया करवानी है, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। यहाँ पर जब अपक्रिया होगी तो ये सबसे पहले बनेगा, इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। अब इसका ऑक्सीकरण होगा तो CH3COOH बन जाएगा और प्लस में बनेगा MnO2 बनेगा। क्या बनेगा, MnO2 बनेगा और साथ में KOH बनेगा। KOH बनेगा और प्लस में H2O बनेगा। अब जरा इनको कर ले संतुलित। तो देखो यहाँ पे जितना भी आ रहा है जो ये CH3 है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ ये तो संतुलित है क्योंकि एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन है, तो हमें इसकी संख्या में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे डबल लगा देना है। अब जैसे यहाँ पे डबल लगाओगे तो यहाँ पर भी 2 लग जाएगा, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतुलित। देखो अगर ये चीज आप C2H5 लिख देते हैं तब भी आपका करेक्ट ही रहेगा, लेकिन हमने पूरा ओपन करके लिख दिया है। ओके, तो ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 27 2 का खा। प्रश्नोत्तर संख्या 27 2 का खा। अब 2 के खा में देखेंगे क्वेश्चन क्या था हमारा पहले। तो 2 के खा में क्वेश्चन है एस्टिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया करता है। एसिटिक अम्ल है और किससे अपक्रिया कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट से। चलो भाई इसको लिख लेते हैं, केवल हमको रिएक्शन ही लिखना है। तो ये हो गया हमारा एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब ये किससे अपक्रिया कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट से। तो ये एसिड की धातु कार्बोनेट से अपक्रिया हो गई, एसिड की धातु कार्बोनेट से अपक्रिया हो गई। ये हो जाएगा CH3COONA। क्या हो जाएगा, CH3COONA हो जाएगा। और प्लस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो है ये हो जाएगा CO2 और प्लस में H2O। अब हम इसको क्या करें, थोड़ा सा संतुलित कर लें। संतुलित करने के लिए ये हमारा हो जाएगा डबल। क्या हो जाएगा, ये हमारा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, CO2 प्लस H2O। एक सेकेंड, 2 2 4, हाँ सही है। बस ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। इसको कहते हैं, इसका नाम हम लिखते हैं सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट। अब इसका नाम लिखते हैं, ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ओनली रिएक्शन लिखना था। 27 का सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचे। अब ये लिखा हुआ है 27 का तीसरा। तो तीसरे में हमको करना क्या है, चाहे इन दोनों में हम लोग क्रियात्मक समूह पहचान ले जाएं और चाहे वो जो तीनों करके आए उनके स्थान पर ये तीनों करते। तो हम भैया उसका 2 पार्ट कर चुके हैं, तीसरा बचा तो इनमें क्रियात्मक समूह ही निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 27। प्रश्नोत्तर संख्या, इसके बाद 4 क्वेश्चन और बचेंगे जो हमारे उपभाग 3 से होंगे, बायोलॉजी वाले सेक्शन से। प्रश्नोत्तर संख्या 27 का तीसरा। और तीसरे का कौन सा पार्ट लिख रहे हैं, का वाला पार्ट। क्रियात्मक समूह पहचानना है CH3C डबल बॉन्ड OH। हमने क्या कहा है, जब ऐसा लिख करके आएगा तो हमें इसको छोड़ देना। इसको छोड़ दिए तो डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा समूह होगा, तो आप कहेंगे ये एल्डिहाइड होगा। क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। बस आंसर खत्म, इतना ही करना था। फिर आ जाओ प्रश्नोत्तर संख्या 27 3
का खा। इसमें क्या लिखा हुआ है, चलो आओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इतना छोड़ दो तो क्या लिखा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, इसको लिख सकते हैं COOH। और जो COOH होता है ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यही हमको केवल ग्रुप ही पहचानना था, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब अगर मान लीजिए 27 का जो हम लोग इतना करे हैं, ये ध्यान से देखिए 27 क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू करे हैं। ये 1 का खा, फिर ये 2 का खा, और उसके बाद में ये 3 का खा। इतना अगर आपको नहीं करना है तो आप इन तीनों की परिभाषा लिख दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है स्थिरीकरण, मैं आपको परिभाषा सिर्फ बता दूंगा क्योंकि एक खंड कर चुके हैं तो हम डबल नहीं करने जाएंगे। स्थिरीकरण अपक्रिया क्या होती है, जब एसिड की अपक्रिया अल्कोहल से कराई जाती है तब जो एक यौगिक बनता है जिसको हम लोग एस्टर कहते हैं, और इस अपक्रिया को स्थिरीकरण कहते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो ऐसे होता है CH3COOH प्लस CH3OH, तो यहाँ पे बनता है CH3COOCH3, इसको कहते हैं एस्टर। इसको क्या कहते हैं, एस्टर। अब इस अपक्रिया को स्थिरीकरण कहते हैं। इसमें जो है ये वाला H इस वाले OH को लेकर के फरार हो जाता है, तो ये हो गया स्थिरीकरण। समझाती है श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें समझाती है। मतलब अगर एसिड है तो केवल एसिड, एल्डिहाइड है तो केवल एल्डिहाइड, कीटोन है तो केवल कीटोन, तो उसको समझाती है श्रेणी करेंगे। कार्बन की चतुसंयोजक प्रकृति, ये तो अभी हम बताए ही थे कि चतुसंयोजक प्रकृति क्यों होती है। वायु कोश में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ना तो वो धनायन बना सकता है ना ऋणायन बना सकता है, मजबूरी है कि वो 4 इलेक्ट्रॉनों को सहसंयोजी आबंध बनाए, तो उसकी चतुसंयोजी प्रकृति हो जाती है। ठीक है, इसी को सर्वोत्मुखी प्रवृत्ति भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिएक्शन लिखना नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए सो फार सो गुड रहेगा। अब हम लोग आएंगे उपभाग 3 पर। किस पर आएंगे, उपभाग 3 पर आएंगे। ठीक है, इस खंड में पहला जो क्वेश्चन है, विभिन्न पोषी स्तरों की उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। तो पोषी स्तर की व्याख्या करनी है। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे अपनी कॉपी में, प्रश्नोत्तर संख्या 28, प्रश्नोत्तर संख्या 28। इसमें खंड वंड नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे पोषी स्तर। क्या लिखेंगे, पोषी स्तर। भाई हमको जिसको व्याख्या करनी है, कम से कम सबसे पहले हम उसको तो जाने कि हमारा क्या है। तो जो पोषी स्तर होता है ये क्या होता है, खाद्य श्रृंखला का वह पार्ट होता है जिसमें विभिन्न जीव अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पोषी स्तर। पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला का वह भाग होता है जिसमें विभिन्न जीव अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिसमें विभिन्न जीव अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब पोषी स्तर के विभिन्न उदाहरण सहित हमको व्याख्या करनी है। तो देखो अब ये हमारा तो यहाँ पे ये पेज फिनिश हो रहा है, हम लोग नए पेज पर आ जाएंगे। अब इसमें हम लिखेंगे पहला पोषी स्तर। क्या लिखेंगे, पहला पोषी स्तर। पोषी स्तर, तो जो पहला पोषी स्तर होता है ये किसका होता है, ये उत्पादकों का होता है। ये उत्पादकों का होता है, जिसमें हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जिसमें हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। आपको सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, अब आ जाएगा दूसरा पोषी स्तर। तो इसको लिखेंगे द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर, इसमें शाकाहारी जीव आते हैं। इसमें कैसे जीव आते हैं, इसमें शाकाहारी जीव आते हैं। शाकाहारी जीव आते हैं। शाकाहारी जीव आते हैं जो
हरे पेड़ पौधों, हरे पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों पर निर्भर होते हैं, पदार्थों पर निर्भर होते हैं। इसके बाद में आएगा हमारा तृतीय पोषी स्तर। क्या आएगा? तृतीय पोषी स्तर। इसमें आएंगे हमारे मांसाहारी जीव। कैसे जीव आएंगे? मांसाहारी जीव आएंगे। इसमें मांसाहारी जीव आते हैं। मांसाहारी जीव आते हैं जो शाकाहारियों को खाते हैं, शाकाहारियों को खाते हैं। ठीक है, मांसाहारी जीव आते हैं जो शाकाहारियों को खाते हैं। अच्छा देखो, उदाहरण भी लिखना था, तो उदाहरण लिखना था, यहाँ का उदाहरण क्या लिखोगे? जैसे हिरन हो गया, खरगोश हो गया, हाथी हो गया, ये सब प्योर शाकाहारी होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, चीता हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो ये हो जाएगा तृतीयक। ठीक है, और ये तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं। इस तरीके से हो जाएगा। एक चीज अगर आप इसमें थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक पोषी स्तर से जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ये 10% होता है। मतलब यहाँ जितनी एनर्जी बनेगी उत्पादक लोग बनाएंगे, शाकाहारी उसका 10% ही यूज करेगा। शाकाहारी से जितनी एनर्जी का निर्माण होगा उसका 10% तृतीयक, यानी ये तृतीय पोषी स्तर पर जो मांसाहारी जीव होते हैं वो इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारा था 28 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अच्छा, इसी पेज पर हमारे कुछ और क्वेश्चन लिखे हुए थे। 29 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ मानव मस्तिष्क की संरचना बनानी है। फिगर भैया हम वैसे नहीं बना पाते हैं तो हम नहीं, इन दोनों का वर्णन कर देंगे। पहला है जैव निम्नीकरण और दूसरा है मुकुलन। चलो ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 29। प्रश्नोत्तर संख्या 29 का पहला, दो ही लिखना है। हेडिंग हमारा क्या होगा? जैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण। देखो, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो निम्नीकरण के योग्य होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं निम्नीकरण के योग्य नहीं होते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने निम्नीकरण होता क्या है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रकृति में स्वतः कोई पदार्थ उष्मा के द्वारा या किसी बैक्टीरिया के द्वारा या किसी अन्य जीव जंतु के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपने आप विघटित होकर के पृथ्वी में मिल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निम्नीकरण या जैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, अपघटित हो जाता है। जैसे कि जैसे हरी सब्जियां हैं, इनका कोई छीलन उलन आप कहीं पर फेंक दीजिए, कार्बनिक जितने भी अपशिष्ट होते हैं ये सब, लेकिन प्लास्टिक फेंक दोगे तो ये नहीं अपघटित होता है, तो इसको अनिम्नीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनिम्नीकरण। हमको जैव निम्नीकरण की परिभाषा लिखनी है, तो क्या लिखेंगे? पेन का कलर पहले भाई चेंज कर लें। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्वतः ही उष्मा या सूक्ष्म जीवों द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रकृति में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाता है। जैव निम्नीकरण कहलाता है। ये हो गई प्रक्रिया। इसी में लिख लेंगे क्या कि जैव निम्नीकरण
होने वाले अपशिष्ट पदार्थ निम्न है। अब निम्न में क्या हो जाएगा? पहला तो हो जाएगा कार्बनिक अपशिष्ट। दूसरा हो जाएगा हरा ना लिखो, सब्जियों फलों भोज्य पदार्थों का अपशिष्ट। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा मल मृत शरीर। 3 लिख दिए बहुत है, आदि। ये जो है जैव निम्नीकरण के योग्य होते हैं, इस प्रक्रिया को जैव निम्नीकरण कहा जाता है। ठीक है। अब 29 का ये पहला पार्ट हो गया, 3 पार्ट करना था। दूसरा पार्ट है मुकुलन, तो हम लोग दूसरा पार्ट क्या करेंगे? मुकुलन। 29 का दूसरा पार्ट, प्रश्नोत्तर संख्या 29 का सेकंड वाला मुकुलन। मुकुलन जैसे नाम आता है आपके मन में आना चाहिए कि हाइड्रा। क्या होता है? हाइड्रा। तो मुकुलन जो है वो कायिक जनन का एक भाग है। मुकुलन जो है वो क्या है? कायिक जनन का एक भाग है। इसमें क्या लिखेंगे? मुकुलन कायिक जनन का एक भाग है, कायिक जनन का एक प्रकार है। ये लिखेंगे, एक प्रकार है जिसमें कुछ विशिष्ट बहुकोशिकीय जीवों जैसे हाइड्रा में मुकुल का निर्माण होता है, जो कि धीरे धीरे अपने पैतृक कोशीय शरीर से अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। नए जीव का निर्माण करता है। मुकुलन में आपको इतना लिख देना है बस। ये हाइड्रा में पाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब आपके सर लोग पढ़ाए होंगे, वैसे तो हम बायोलॉजी पढ़ाते नहीं हैं, तो ये आपको बताया गया होगा। एक्चुअल में जो हमारा हाइड्रा होता है कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब होगा क्या कि जब इसमें मुकुलन प्रारंभ होगा तो ये ऐसे जो भी है, यहाँ पे एक ऐसे छोटी सी संरचना बनेगी। फिर ये संरचना क्या होगा, ऐसे मान लीजिए, फिगर उतना हम नहीं बना पाते हैं, आप लोग अच्छे ढंग से बनाइएगा। इस मुकुल में भी ये ऐसे बन जाएगा। अब एट लास्ट में ये अपने पेरेंट सेल से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये तो इसका पेरेंट हो गया, और यहाँ पे जो छोटा सा ये बना हुआ था, ये भी क्या हो जाएगा? छोटे से हाइड्रा में परिवर्तित हो जाएगा। अब इस तरीके से पैतृक पेरेंट सेल से एक नए जीव का निर्माण हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। तो ये हो गया हमारा मुकुलन। ये क्या हो गया? मुकुलन हो गया। फिगर आप लोग थोड़ा स्पष्ट बनाइएगा, अच्छे ढंग से बनाइएगा। इसके साथ में इसका फिगर भी जरूर दीजिएगा। आसान फिगर है, कोई कठिन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ें। तो ये हो गया हमारा मुकुलन तक हो गया। हमको अब पढ़ना है ये
उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? मानव में यूरिन निर्माण की प्रक्रिया का, यूरिन के निर्माण, मूत्र मतलब अंग्रेजी में इसको यूरिन कहेंगे, तो यूरिन निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है, चित्र भी बनाना है। तो ये आपका फिगर बना हुआ है, ठीक है। और हम लोग क्या सबसे पहले लिखेंगे? उत्सर्जन। तो ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 30, प्रश्नोत्तर संख्या 30, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्सर्जन। सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या लिखेंगे? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में उत्पन्न हुए वर्ज्य कामा अपशिष्ट अथवा हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, उत्सर्जन कहलाती है। फिर क्या लिखेंगे? मानव में यह क्रिया एक विशेष अंग समूह के द्वारा संपन्न होती है। अंग समूह के द्वारा संपन्न होती है, जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इस तंत्र का मुख्य अंग किडनी होता है। क्या होता है? किडनी होता है, जो सेम के बीज के आकार का होता है। आपके सर जी बताए होंगे। देखो भाई, यही है किडनी। यही क्या है? किडनी। थोड़ा सा इस फिगर पर हम लोग फोकस करेंगे। ये क्या है? हमारी किडनी है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब हमारे शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होती हैं, तो इन क्रियाओं के बाद में शरीर में यूरिक एसिड और बहुत सारे के नाइट्रोजन वाले हानिकारक यौगिक बन जाते हैं, जो रक्त में मिले होते हैं। तो जो हमारी किडनी है वो क्या करती है? रक्त से यूरिक एसिड और नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को क्या करती है? छानती है। और छानने के बाद में इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गुच्छे टाइप की संरचना होती है, जिनको नेफ्रॉन कहा जाता है। छोटी छोटी नलिकाएं बनी होती हैं। उन नलिकाओं से छान करके हमारा यूरिन क्या होता है? महाधमनी और बाह्य वृक्क से होते हुए मूत्राशय के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमको इस प्रक्रिया का भी वर्णन करना है। चलते हैं, लिखते हैं यूरिन निर्माण की प्रक्रिया। क्या लिखेंगे? यूरिन निर्माण की प्रक्रिया। यूरिन निर्माण की प्रक्रिया। क्या लिखेंगे भाई? यूरिन निर्माण की प्रक्रिया लिखेंगे। लिखेंगे क्या कि मनुष्य में फेफड़े के द्वारा रक्त के CO2 को अलग कर लिया जाता है, परंतु विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न यूरिक अम्ल व अन्य हानिकारक नाइट्रोजनी
नाइट्रोजनी यौगिकों का निष्कासन उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। इसमें लिखेंगे वृक्क, जिसको कि किडनी कहा जाता है, वृक्क में उपस्थित छल्ले रक्त को छानते हैं तथा उससे यूरिन व यूरिक एसिड व यूरिक अम्ल व हानिकारक नाइट्रोजनी यौगिकों को यूरिन को ही हिंदी में टॉयलेट कहा जाता है, यूरिन में बदल देते हैं। वृक्क की जटिल संरचना में उपस्थित नेफ्रॉन यूरिन को उत्सर्जी मार्ग तक पहुंचाता है। उत्सर्जी मार्ग तक पहुंचाता है, जहां से इसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ये हो गया। हमने शॉर्टकट में आपको पूरी की पूरी प्रोसेस बता दी है। आप अच्छे ढंग से इसको लिख लीजिएगा। फोटो भी ऐसे बना देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन था, चारों हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। शुक्राणु निर्माण में हार्मोन्स की भूमिका, जनन में परागकणों की भूमिका। तो ये दोनों हम आपको नहीं करवाएंगे, बायोलॉजी का ये दोनों क्वेश्चन। हम इसका अथवा वाला करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। अथवा में कह रहा है F2 पीढ़ी में दृश्य पररूप फेनोटाइप अनुपात की गणना कीजिए जब लंबे तने गोल बीज वाले मटर के पौधे का संकरण बौने तने झुर्रीदार बीज वाले मटर के पौधे के मध्य कराया जाता है। मेंडल का नियम है, स्वतंत्र अवयवन का नियम आपको करना है। देखो, लंबा तना कैपिटल T होगा और जो गोल बीज होगा वो कैपिटल R होगा। बौना तना स्मॉल t होगा और झुर्रीदार जो बीज होगा वो स्मॉल r होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको संकरण करवाना है। क्या करवाना है, हमको संकरण करवाना है। अब आइए शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन की। इसके लिए हम लोग आ जाएंगे इस पेज पर और ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या। हमको अनुपात बताना है F2 पीढ़ी में, तो ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 31 का ये कौन सा है, पहला। और इसके साथ में ये अथवा वाला भी है, इसको भाई ऐसे लगाना था। चलो सबको सही कर लीजिएगा। इसमें हमको क्या करना है, जो हमारा F1 पीढ़ी होगा, हमारे पास में जो लक्षण है वो क्या है, लंबा पौधा है, लंबा पौधा व गोल बीज, और दूसरा क्या है, बौना पौधा व झुर्रीदार बीज, बौना पौधा व झुर्रीदार बीज। इन दोनों का हम लोग क्या करें, लक्षण लिखें।
इनसे जो है जाइगोट अभी हमको बनाना है। तो लंबा पौधा टी होगा और गोल बीज के लिए कैपिटल आर ये हो जाएगा। बौने पौधे के लिए टी और स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हम सबसे पहले आएंगे F1 पीढ़ी में। सबसे पहले किस पीढ़ी में आएंगे? F1 पीढ़ी में आएंगे। तो जब हम F1 पीढ़ी में आएंगे तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा। यहाँ पे होगा द्विसंकर क्रॉस। क्या होगा? द्विसंकर क्रॉस। जब द्विसंकर क्रॉस करेंगे तो इस द्विसंकर क्रॉस में होगा क्या कि जो हमारा ये लंबा पौधा है इसका लक्षण टी टी होगा, और जो ये वाला पौधा है ये क्या होगा? आर आर होगा। ठीक ऐसे ही जो बौना पौधा है स्मॉल टी टी और स्मॉल आर आर होगा। इस तरीके के इसके फिनोटाइप लक्षण बनेंगे। अब ये लक्षण जब क्या करेंगे भाई? संकरण करेंगे तो इनसे जो जाइगोट बनेगा इसका बनेगा टी आर और इसका बनेगा टी स्मॉल आर। ये दोनों क्या करेंगे? संकरण करेंगे। संकरण करने के बाद में यहाँ पर जो हमको प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा। इस टाइप के पौधे हमें प्राप्त होंगे। और ये जो पौधा प्राप्त होगा ये संकर होगा। कैसा होगा? संकर पौधा होगा। अब यहाँ से हमारी F2 पीढ़ी शुरू होगी। कौन सी पीढ़ी शुरू होगी? F2 पीढ़ी शुरू होगी। तो जो F2 पीढ़ी शुरू होगी तो सबसे पहले हम लोग अब इसमें बनाएंगे युग्मक निर्माण। क्या बनाएंगे? युग्मक निर्माण। इसके लिए करिए क्या, ऐसे आप लोग एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लीजिए और प्रत्येक में आपको 4-4 बॉक्स बनाना है, यानी कि 4 बॉक्स इधर बनाने हैं। लाइन अच्छे से खींचिएगा। 4 बॉक्स आपको इधर बनाने हैं। ऐसे हम लोग बना लेंगे। और बनाने के बाद में फिर हमको क्या करना है? इनका फिनोटाइप जो लक्षण है वो प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, ये लक्षण आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल आर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल आर। यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ पे भी हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। ये F2 पीढ़ी में जब संकरण करेंगे तो इनसे जो है निर्माण होगा। अब आ जाओ इस वाली लाइन पर। इसके साथ में हमको जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा? टी टी आर आर। इसके साथ में जोड़ो तो टी टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। इसमें क्या हो जाएगा भैया? टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। चलो इस वाली लाइन पर आ जाओ। देखो दोनों टी कैपिटल हो जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। दोनों टी कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल आर। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद में फिर इस पर जब आओगे तो कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे देखो इसका तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी और ये क्या हो जाएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। ये क्या होगा? स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। लास्ट वाली लाइन पर आ जाओ। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर ये क्या हो जाएगा? कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये क्या होगा भाई? स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये ऐसे हमको इतना लक्षण F2 में मिलेगा। यहीं पर ऐसे आपको बनाना क्या है कि जो ये कैपिटल टी कैपिटल आर ये क्या होगा? लंबा व गोल बीज वाला होगा। गोल बीज ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर ये भी क्या होगा? लंबा होगा व गोल बीज वाला होगा। लेकिन अगर कहीं पे हमें क्या मिल रहा है? देखो जो स्मॉल टी मिलेगा ये बौना वाला मिलेगा। क्या मिलेगा? बौना। और इसके साथ में स्मॉल आर स्मॉल मिलेगा तो ये हो जाएगा झुर्रीदार। क्या हो जाएगा? झुर्रीदार। अगर कहीं कैपिटल टी और स्मॉल आर स्मॉल मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा? लंबा झुर्रीदार। क्या होगा? लंबा
झुर्रीदार होगा। और अगर हमें स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल मिल रहा है तो ये बौना गोल होगा। क्या होगा? बौना गोल होगा। जब यहाँ हम इनको गिनेंगे, क्या करेंगे? काउंट करेंगे इनको, तो इस तरीके से हमें जो है जो रेशियो मिलेगा वो क्या मिलेगा? लंबा, हम लंबा गोल रेशियो, इसके बाद में क्या आएगा? लंबा गोल के बाद में फिर आएगा झुर्रीदार गोल। नहीं, झुर्रीदार गोल नहीं भाई, बौना गोल। कैसा? बौना गोल। इसके बाद में फिर जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? लंबा झुर्रीदार, लंबा झुर्रीदार। अब फिर जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? बौना झुर्रीदार का। इसको आप काउंट करेंगे जिस तरीके से हमने बताया है, यही हमको यहाँ पे दिखाना था। तो इनका जो रेशियो बन करके आएगा, ये वाले मिलेंगे हमको 9, ये मिलेंगे 3, ये मिलेगा 3 और ये मिलेगा 1। देखो ये एक का मिला है। तो ये रेशियो होता है 9:3:3:1। इसी को स्वतंत्र अवयवन का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडल का स्वतंत्र अवयवन का नियम भी कहते हैं। अभी इसी में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्या कि मानव में थायराइड व एड्रेनल ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य लिखिए। तो थायराइड और एड्रेनल ग्रंथियों के द्वारा स्रावित हार्मोन के हमको कार्य लिखने हैं। प्रश्नोत्तर संख्या हमारा क्या है? 31। प्रश्नोत्तर संख्या क्या है? 31 का 2। 31 का 2। पहला क्या है? थायराइड ग्रंथ द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य, हार्मोन्स के कार्य, इसके कार्य लिखने हैं। तो जो थायराइड ग्रंथ होती है, क्या होती है भाई? थायराइड ग्रंथ होती है, ये हमारे स्वर ग्रंथ के पास में होती है, ठीक है, देवपाली संरचना होती है। और इससे जो हमारा हार्मोन्स निकलता है, ये उपापचय की दर, ऑक्सीजन की खपत व हृदय स्पंदन दर का नियमन करता है, ग्लूकोज का अवशोषण करता है और ग्लूकोज के नियमन की प्रक्रिया को। तो लिखेंगे क्या? इस ग्रंथ द्वारा स्रावित हार्मोन, ग्रंथ द्वारा स्रावित हार्मोन्स के कार्य निम्न है। हार्मोन्स के कार्य निम्न है, डैश करके इसका पहला वर्ग लिखेंगे। पहला क्या है भाई? ये जो है उपापचय की दर, उपापचय की दर को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित करता है। दूसरा, हृदय स्पंदन की दर को हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रित करता है। तीसरा, हृदय स्पंदन की दर को नियंत्रित करता है, ऑक्सीजन की खपत को नियंत्रित करता है, ऑक्सीजन की खपत को नियंत्रित करता है। बस इतना बहुत है, नियंत्रित करता है। ये हो गया थायराइड। अब इसी के साथ में हम लोगों को एड्रीनल ग्रंथि भी लिखना था। कौन सा ग्रंथ लिखना था? एड्रीनल ग्रंथि। तो वो भी लिख लेते हैं, इसी में आंसर है वो भी। एड्रीनल ग्रंथ द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य। एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य, स्रावित हार्मोन्स के कार्य क्या लिखेंगे? इस ग्रंथ द्वारा स्रावित हार्मोन के कार्य निम्न है। इस ग्रंथ द्वारा स्रावित हार्मोन्स के कार्य निम्न है, के
कार्य निम्न है। पहला इसका कार्य क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इस ग्रंथ द्वारा जो पहला कार्य है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ग्रंथ होती है भाई उदर में जो है वृक्क के पास में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, वृक्क के पास में स्थित होती है। ये है पहला होगा पेशियों के विकास को प्रेरित करना, पेशियों के विकास को प्रेरित करना। और जो दूसरा होगा वो होगा जननांगों के विकास को, जननांगों हाँ सही है, के विकास को प्रेरित करना, विकास को प्रेरित करना। तो देखो भाई इस तरीके से हम लोगों ने अपना 70/70 कर लिया। 31 जो क्वेश्चन हमारा था इसमें यही दोनों करना था, दोनों हमने कर लिया। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने देखा कि अगर हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं, निराश नहीं होना है। वी विल डू इट के साथ में आपको अपना पेपर देना है। और मेरा ये वादा है कि अगर आप इस क्लास को देख लेंगे तो 70 में 70 लाने का जो आपका सपना है, ठीक है, कि थ्योरी में हम 70 में 70 ले आए, वो आपका सपना साकार होने में देर नहीं लगेगी। आज आप लोग ये वाली क्लास देखिए, ऐसे ही अगली क्लास भी आप लोगों के लिए 70/70 के टारगेट के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, अच्छे ढंग से लगे रहिए।